एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डिगबेथ किड का फ्यूनरल हो रहा है। जब थॉमस शेल्बी वहां पे जाता है तो डिगबेथ किड की मदर थॉमस शेल्बी को जोरदार थप्पड़ धर देती है, जो कि थॉमस शेल्बी के कारण ही उसका बेटा जेल गया था और फिर मारा गया। पर थॉमस शेल्बी इनकी हेल्प के लिए पैसे ऑफर करता है। इसके बाद थॉमस शेल्बी मेजर कैम्बल से मिलने जाता है, जो कि थॉमस शेल्बी के हाथों किसी का असैसिनेशन कराना चाहता है। मगर इस टाइम जिसका असैसिनेशन होना है वो फील्ड मार्शल हेनरी रसल है और ये असैसिनेशन क्राउन के बिहाफ पे होने वाला है और इसमें खुद विंस्टन चर्चिल भी शामिल है। थॉमस शेल्बी कैम्बल के ऑफिस आकर देखता है कि कैम्बल और प्रो ट्रीटी आयरिश रिपब्लिकन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, यानी गैरिसन पब का उड़ाया जाना, फिर उस ब्लैकस्मिथ को मरवाना, सब कैम्बल के मास्टर प्लान का हिस्सा है। मगर टॉमी बोलता है कि अगर मैं इस असैसिनेशन को करता हूँ या इसके असैसिनेशन में किसी भी तरह से कनेक्टेड रहता हूँ तो ये पॉलिटिकल के बजाय क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। तो कैम्बल एश्योर करता है कि टॉमी का नाम सामने नहीं आएगा। मगर टॉमी को कैम्बल बोलता है कि थॉमस शेल्बी, इस मिशन में तुम्हें क्राउन के एजेंट्स की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली, तुम्हें ये काम अकेले ही करना होगा और ना ही आईआरए का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा और इस काम के लिए थॉमस शेल्बी को चुना गया है और उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। मगर थॉमस शेल्बी कैम्बल को नो बोलकर चला जाता है, पर कैम्बल बाहर आकर बोलता है कि टॉमी, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारा एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द करवा दूंगा मैं। तो टॉमी बोलता है कि अंदर वो जो आदमी मौजूद है उसका नाम डोनाल्ड हेनरी है और वो एक जासूस है। कैम्बल को इस बात पे जरा सा भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि इन दोनों आयरिश लोगों को मेरे डिपार्टमेंट ने अच्छे से बैकग्राउंड चेक करके रखा है। टॉमी कैम्बल से बोलता है कि मेरी पहुंच वहां तक है जहां तुम्हारे लोग या सोर्सेस पहुंच भी नहीं सकते और तुम्हें यहाँ पर इन आयरिश लोगों की समझ नहीं है। तो कैम्बल बोलता है कि अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं इसे डील कर लूंगा। तो टॉमी कैम्बल से बोलता है कि मैं तुम्हारा काम तभी करूंगा जब तुम डोनाल्ड हेनरी का इंतजाम कर दो। नेक्स्ट मॉर्निंग हेनरी की बॉडी कोयले के ढेर में मिलती है, मतलब थॉमस शेल्बी का शक बिल्कुल सही निकला। तो कैम्बल ने हेनरी का इंतजाम करवा दिया और इसके बाद थॉमस शेल्बी फील्ड मार्शल हेनरी रसल के असैसिनेशन की प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में आर्थर कोकेन चढ़ाकर एकदम हाई है और वो अपने लोगों के साथ ईडन क्लब पहुंच जाता है और ये क्लब इटालियन गैंग लॉर्ड डार्बी सबीनी का है। आर्थर अपने लोगों के साथ यहाँ खूब तोड़फोड़ मारपीट मचा डालता है। आर्थर यहाँ के मैनेजर मारियो का थोपड़ा बिगाड़ देता है और माइक पे अनाउंस करता है कि यहाँ इस क्लब के लाउड स्पीकर से यहाँ के नेबर्स काफी परेशान हैं एंड बाय द ऑर्डर ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स ये क्लब अब न्यू मैनेजमेंट के अंडर है, यानी अब ये क्लब पीके ब्लाइंडर्स मैनेज करेगा। इसके बाद थॉमस शेल्बी को लिजी बताती है कि अकाउंट क्लर्क की पोस्ट के लिए कोई आया है और गाइस ये और कोई नहीं माइकल ही था। माइकल बोलता है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ और अकाउंटिंग का मैंने कोर्स भी किया है और मुझे पता है कि पिछले 6 महीने में 6 क्लर्क नौकरी छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आपका असल में धंधा क्या है। माइकल कंटिन्यू करता है कि लीजी की तरह मैं भी आपके कामों को अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप अपने काम को 80% लीगल करना चाहते हो और मैं इसमें आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहता हूँ। तो टॉमी पूछता है कि क्या पॉली को पता है कि तुम यहाँ पर हो? तो माइकल कहता है कि मैं फ्राइडे को 18 साल का हो जाऊंगा और फिर मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मगर फिर भी टॉमी उसे अपनी मदर को कॉल करके बताने को कहता है और गुड लक कहकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मे कार्ल्टन थॉमस शेल्बी से मिलने आती है। मे कार्ल्टन की बड़ी इच्छा थी कि वो रियल गैम्बलिंग का अड्डा देखे, तो थॉमस शेल्बी उसे अपना गैम्बलिंग डेन दिखाता है। मे पूछती है कि टॉमी, तुम अपना ये धंधा इतने खुलेआम कैसे कर लेते हो? पुलिस वालों का डर नहीं है क्या? तो टॉमी बताता है कि सब सेटिंग है। मे बताती है कि पहले तो मुझे लग रहा था कि जब मैं यहाँ पर आऊंगी तो मेरा तो मर्डर हो जाएगा, पर जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो मुझे ऐसे सम्मान के साथ लाया गया जैसे किसी राजा के पास ले जाया जा रहा हो। इसके बाद ये दोनों चार्ली के यहाँ घोड़े के पास जाते हैं। असल में ये एक शी हॉर्स है, यानी कि घोड़ी। करली को घोड़ों से बहुत प्यार है और ये हॉर्स अब मे के साथ जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो करली बहुत दुखी है। अब घोड़े को ले जाने के लिए वैन आने में टाइम है, तो थॉमस शेल्बी मे को अपने गैरिसन पब ले जाता है। थॉमस शेल्बी बताता है कि इस पब में कुछ दिन पहले आग लग गई थी और फिर हाल फिलहाल में ही इसे रीओपन किया है। मे काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि टॉमी तो बिना वाटर मिलाए ही सीधा चढ़ा रहा है। टॉमी मे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहेगी, तो मे कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घोड़े के लिए ही आई है। मे बताती है कि उसने यहाँ आने से पहले थॉमस के बारे में कुछ रिसर्च की थी, मगर रिकॉर्ड में कोई भी जिक्र नहीं है, जैसे थॉमस शेल्बी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। मे बोलती है कि टॉमी, तुमने वॉर के लिए रजिस्टर कराया था तो वहाँ के ऑफिस में मेरी पहचान थी और इससे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। फिन आकर रिपोर्ट करता है कि भाई हॉर्स के लिए वैन आ चुकी है। मे पूछती है कि टॉमी, कि इस हॉर्स का कोई नाम रखा है? तो टॉमी बताता है कि इसका नाम ग्रेस सीक्रेट है। मतलब दोस्तों, टॉमी ने इस घोड़े का नाम ग्रेस के ऊपर रखा हुआ है। इसके बाद आंट पॉली और टॉमी के बीच काफी बहस होती है कि माइकल को क्लर्क पोजीशन पर रखा जाए या नहीं।
पर एंड में इनके बीच एग्रीमेंट हो जाती है कि थॉमस शेल्बी न्यूज़पेपर के एड में छपी सैलरी से ज्यादा सैलरी देगा माइकल को और अपने पुराने बिजनेस से माइकल को दूर रखेगा, अदरवाइज माँ का लाडला बिगड़ जाएगा। टॉमी बताता है कि वो माइकल को अपने नए काम में इंचार्ज रखने वाला है और फिर आंट पॉली और थॉमस हथेली पे स्प्लिट करके हैंडशेक करते हैं और डील फाइनल कर लेते हैं। इसके बाद माइकल का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, वो भी फुल धूमधाम से। माइकल अब 18 साल का हो चुका है। आर्थर कहता है कि चल छोटे, तेरे लिए बंदी का जुगाड़ करवाता हूँ, पर आंट पॉली आर्थर को डांटती है। थॉमस शेल्बी माइकल को एक गोल्ड पॉकेट वॉच बर्थडे गिफ्ट में देता है और कहता है कि कल से काम पर लेट मत होना, और सभी भाई मिलकर माइकल को अपने फैमिली बिजनेस में वेलकम करते हैं। इसी बीच कैम्डन टाउन में थॉमस शेल्बी की डिस्टिलरी अमेरिका में स्कॉच विस्की की 500 बोतल भेजने को तैयार है। टॉमी इस विस्की को आर्थर वगैरह को भी टेस्ट करवाता है और ये सबको बहुत पसंद आती है। आर्थर कहता है ये तो हमारे न्यूली एक्वायर्ड ईडन क्लब में भी होनी चाहिए। और गाइस, अब यहाँ पर कार स्पेयर पार्ट्स के कंटेनर एक्सपोर्ट करे जाने हैं और उनकी आड़ में स्कॉच विस्की की 500 बोतल्स ये भेजेंगे, क्योंकि अमेरिका, कनाडा हर जगह प्रोहिबिशन है। टॉमी बोलता है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एम्पायर से लाइसेंस मिल चुका है, तो कोई भी हमारे माल को चेक नहीं करने वाला। टॉमी फिर जॉनी डक्स को समझाता है कि वो इंश्योर करे कि माल ढंग से पहुंचे। इसके बाद थॉमस शेल्बी जब रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि 600 पाउंड कोकेन वगैरह से आए हैं। तो थॉमस आर्थर को वार्न करता है कि जो डीलर कोकेन बेचते हैं हम उनसे अपना कट लेते हैं, न कि खुद डायरेक्टली कोकेन बेचते हैं। और अभी फिलहाल में होम सेक्रेटरी की कड़ी नजर है, अगर हम उनकी नजर में आ जाएं तो सब चौपट हो जाएगा। टॉमी आर्थर से पूछता है कि इसमें से तुमने खुद के यूज के लिए कितना कोकेन लिया था। तो आर्थर बोलता है कि भाई टेंशन मत लो, सब अंडर कंट्रोल है और आगे से कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। टॉमी कहता है कि मैंने तुम्हें लंदन की जिम्मेदारी इसलिए दी थी क्योंकि सब तुमसे डरते हैं और अगर तुम नहीं सुधरे तो ये जिम्मेदारी मैं जॉन शेल्बी को दे दूंगा। तो आर्थर कहता है कि भाई आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पर फिर भी एंड में टॉमी आर्थर के काम की तारीफ करता है क्योंकि यहाँ से काफी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। इसके बाद जब थॉमस शेल्बी हेनरी रसल के घर के बाहर गाड़ी पार्क करके एक फाइल को चेक कर रहा होता है तो यहाँ पर एक पुलिसमैन आकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, यहाँ से भागो। टॉमी कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और फिर टॉमी यहाँ से निकल जाता है। टॉमी अपनी पॉकेट वॉच निकालकर चेक करता है कि उसे नोटिस करने में पुलिस वाले को सिर्फ 23 सेकंड लगे थे। इसके बाद टॉमी एडा से मिलने जाता है तो उसे जेम्स नाम का लड़का रिसीव करता है। टॉमी शुरुआत में जेम्स से रूडली बात करता है क्योंकि उसे लगता है कि जेम्स एडा का न्यू बॉयफ्रेंड है, पर एडा बताती है कि जेम्स एक गे है और वो एक राइटर है और जेम्स को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये जानकर थॉमस शेल्बी जेम्स से अच्छे से बात करता है और इवन हाथ में मिलाता है। टॉमी एडा से कहता है कि मेरे और आर्थर की कोई भी बच्चे नहीं है, तो मैं एक ट्रस्ट फंड सेटअप करना चाहता हूँ और इसके बेनिफिशियरीज जॉन के बच्चे और तुम्हारा बेटा कार्ल होगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पैसा बेनिफिशियरीज को मिल जाएगा और इसके लिए एडा के साइन चाहिए। तो एडा पेपर ले लेती है और पूछती है कि टॉमी क्या बात है, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? तो टॉमी कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो एक जिम्मेदार आदमी को करना चाहिए। वही कैम्डन टाउन में एल्फी सोलोमन्स और डार्बी सबीनी की मीटिंग होती है और शगुन के तौर पे फ्लैग वेव किए जाते हैं और सोलोमन्स ब्रेड देता है। अब एल्फी सोलोमन्स को भी अंदाजा हो चुका था कि थॉमस शेल्बी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। डार्बी सबीनी कहता है कि तुमने पीकी ब्लाइंडर्स से हाथ मिलाकर अच्छा नहीं किया है। वे कैनाल्स के रास्ते आए और यहाँ हर जगह फैल गए और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है। डार्बी सबीनी कहता है कि मिस्टर सोलोमन्स, ये क्या मेरे ईडन क्लब को हथियाने से पहले थॉमस शेल्बी ने तुम्हें बताया था? वो सारे फैसले खुद ले रहा है और तुम्हें उसने साइड में कर दिया है। और गाइस, अब ये दोनों आपस की लड़ाई बुलाकर हाथ मिला रहे हैं ताकि थॉमस शेल्बी और उसके गैंग पे हल्ला बोल सकें, उनका खात्मा कर सकें। वहीं थॉमस शेल्बी मे कार्ल्टन से मिलने जाता है और उसका आलीशान मेंशन देखकर काफी हैरान रह जाता है। टॉमी मे से मिलकर अपने घोड़े की ट्रेनिंग की प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछता है। मे रिवील करती है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद से वो यहाँ पे अकेली रहती है और इतने बड़े घर में वो सड़ रही है। मगर फिर रात को ये दोनों कबड्डी का मैच खेलते हैं। इसके बाद जब माइकल और जेरेमी जीसस का बेटा ईशा काम के बाद ड्रिंक के लिए एक पब जाते हैं तो वहाँ पैडी नाम का एक आदमी हल्ला काटने लगता है कि मैं इस पब में ड्रिंक नहीं कर सकता जिसमें एक ब्लैक बंदा ड्रिंक कर रहा है। असल में ये ईशा के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पे माहौल गर्म होने लगता है और माइकल और ईशा फिर मारपीट चालू कर देते हैं और पैडी इनमें भारी पड़ रहा होता है। और जब सबको पता चलता है कि माइकल एक शेल्बी है, आंट पॉली का लड़का है वो, तो फाइट तुरंत रुक जाती है और इवन सब लोग माइकल से माफी भी मांगते हैं। और फिर माइकल रियलाइज करता है कि शेल्बी वर्ल्ड में ही बहुत टेरिफाइंग पावर है। जब जॉन और आर्थर को इस सब के बारे में पता चलता है तो ये दोनों और जेरेमी मिलकर पैडी के साथ साथ उस पब को ही फूक डालते हैं। जब थॉमस शेल्बी वापस लौट कर आता है तो कैम्बल उसे मिलने बुलाता है और कहता है कि असाइनमेंट की डेट फिक्स हो गई है, 3 हफ्ते बाद काम होना है, यानी उस फील्ड मार्शल का असैसिनेशन। थॉमस शेल्बी कहता है कि टारगेट के घर के आसपास काफी पुलिस वाले मौजूद होते हैं, उनका कुछ करो। तो कैमल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर उन्हें हटाया गया तो इससे शक हो जाएगा।
और टॉमी तुम्हें ये खुद ही डील करना होगा। तो टॉमी बोलता है कि अगर इस सब में कोई पुलिस वाला मारा गया तो कैमल एश्योर करता है कि उस केस में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मगर टॉमी को कैमल के इस एश्योरेंस पर तनिक भी भरोसा नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे इस काम में मेरा निपटारा जरूर हो जाएगा और इस वजह से ही मैंने अपने कुछ जरूरी काम निपटाए हैं। टॉमी बोलता है मैंने अपने भरोसेमंद लोगों को बोल दिया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा भी इंतजाम कर दिया जाएगा। इसके बाद टॉमी जब अपने ऑफिस में होता है तो वो एक ड्रॉर में से एक लेटर निकालकर टॉमी एक नंबर को डायल करता है और वेट करता है। दूसरी तरफ से एक आदमी कॉल को पिक करता है और ये और कोई नहीं ग्रेस का हस्बैंड है। टॉमी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है मगर ग्रेस समझ जाती है कि ये कॉल थॉमस शेल्बी का था और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।